हेलो भाई, गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी को गुड मॉर्निंग है ना। 2021 की पहली क्लास है ना। एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेरी हैप्पी न्यू ईयर, है ना। कैसा लग रहा है भैया, सुबह सुबह उठा दिया तुमको। गुड मॉर्निंग। ओके भाई, सो लेट्स स्टार्ट द क्लास, है ना। और अपन जो है वो डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे ना, तो बस वहीं से अपन जो है वो शुरू करते हैं। ठीक है, अनअकैडमी कॉम्बैट का बस यही है, सब पता ही है आपको, है ना। ठीक है भाई। ओके, तो मतलब आज जो अपन है ना यहाँ पे टॉपिक शुरू करने वाले हैं ना, वो ये है कि भाई, जैसे आप 10th क्लास में ये नहीं पढ़ते हो x प्लस वाई इक्वल टू 6, और जैसे कुछ भी दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू 4, तो यहाँ से आप x और y की वैल्यू निकालते हो, है ना। उसके लिए आपके पास तरीके होते हैं। क्या बोलते हैं उनको, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है ना। तो जैसे भाई जोड़ दिया, घटा दिया, जो भी है हम करते हो ना। अब आज जो है अपन ये करने वाले हैं कि ये जो तीन इक्वेशन होती है और तीन वेरिएबल है ना, x प्लस वाई प्लस जेड, ऐसा कुछ इक्वल टू 5 हो गया, x माइनस वाई प्लस जेड, ये मान लो 7 हो गया, है ना। और x 2x माइनस वाई माइनस जेड इक्वल टू कुछ 8 हो गया। तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल सोल्व करना है और x y z की वैल्यू जो है वो निकालनी है। ठीक है, ओके, ये क्वेश्चन होगा। तो इसके लिए भी तरीका होता है ना, जो आप मतलब आप कर सकते हो कि हाँ जेड की वैल्यू निकालो, कुछ पुट करो इधर, है ना, कुछ भी करके ऐसा कुछ। पर आज अपन उसके लिए डिटर्मिनेंट से इन तीन इक्वेशन, तीन वेरिएबल को कैसे सोल्व करते हैं, या इवन टू इक्वेशन टू वेरिएबल को भी कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, डिटर्मिनेंट से वो जो है अपन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ओके भाई। अभी तक कुछ नहीं हुआ, अभी कहीं कुछ नहीं हुआ, ठीक है, डोंट वरी, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, है ना। अभी मैं सिर्फ सिर्फ शुरू किया है कि भाई अपन आज क्या करने वाला है ना। ठीक है, ओके, अच्छा। हाँ भाई, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू, है ना। मतलब आपका ये साल बहुत 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 अच्छा जाए, है ना। आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने का मौका मिलेगा इस साल में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब में जो है बिल्कुल एक्सपर्ट बन के निकलेंगे, है ना। ठीक है, ओके, तो लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डालो, क्रेमर्स रूल, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन लगभग लगभग ऑलमोस्ट श्योर होता है कि हाँ इसके ऊपर आता है। ठीक है, इक्वेशन सॉल्व करने पर नहीं, हाँ मतलब किसी दूसरी चीज पर आता है, पर हाँ इसके अंदर ही सब कुछ इसलिए ना। ठीक है, तो क्रेमर्स रूल है ना। तो क्रेमर्स रूल का फंडा है कि ये आपको तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल या दो इक्वेशन दो वेरिएबल ऐसा सोल्व करने का तरीका बताए। तो अपन एक जनरलाइज बात कर रहे हैं कि यार मान लो इक्वेशन जो है वो ऐसे दे रखी है, a1x b1y c1z is equal to d1, this equation is given, first equation. Second is a2x b2y plus c2z is equal to d2, ये दे रखा है। ठीक है, थर्ड इज a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3, ये तीन इक्वेशन है और तीन वेरिएबल, है ना, एक्स वाई जेड, और क्वेश्चन इसकी एक्स वाई जेड निकालो। ठीक है भाई, ओके। तो जैसे अभी लास्ट क्लास में बताया था वो मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू डिटर्मिनेंट, अब वैसे ही कुछ है यहाँ पर। ठीक है, मैंने क्या किया, यहाँ पर तीन डिटर्मिनेंट डिफाइन किए, है ना। पहला डिटर्मिनेंट है डी, ओके, वो है a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3, ये अपना एक डिटर्मिनेंट है, which is basically you take all the x y z from all the equation and put it here. फिर दूसरा डिटर्मिनेंट है d1, तो d1 का मतलब ये है
कि ये जो सारे कांस्टेंट आ रहे हैं ना, ये आपके ये D1 D2 D3, इसको है ना x के कोफिशिएंट की जगह डाल दो। x के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, A1 A2 A3, तो वहां पर क्या डाल दो, D1 D2 D3, ये डाल दो। ओके, और B1 B2 B3 एज इट इज, C1 C2 C3 एज इट इज। समझ गए बात को? ठीक है, ये अपना D1 हो गया। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा कि अब मैं D2 पूछूं तो वो भी क्लियर है। ये जो कांस्टेंट है ना, ये y के साथ रिप्लेस कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे आएगा A1 A2 A3, और यहाँ पे ये रिप्लेस कर दिए तो यहाँ पे आ जाएगा D1 D2 D3, राइट। और लास्ट वाला हो जाएगा C1 C2 C3। ओके, अगर मैं आपसे D3 पूछूं तो D3 हो जाएगा कि भाई A1 A2 A3 B1 B2 B3, और ये जो कांस्टेंट है ये आप z के कोफिशिएंट से रिप्लेस कर दो, तो इस जगह क्या आ जाएगा, D1 D2 D3। ये तो हो गए सारे रिप्लेसमेंट। हाँ, रिप्लेसमेंट करने के बाद होगा क्या, वेरी गुड क्वेश्चन। देखो, अब आपको जो है क्रेमर्स रूल के अकॉर्डिंग अगर आपको x y और z की वैल्यू निकालनी है, तो जो x की वैल्यू होती है वो होती है D1 अपॉन डी, y की वैल्यू होती है D2 अपॉन डी, z की वैल्यू होती है D3 अपॉन डी। दैट्स इट, ये होता है, ये होता है क्रेमर्स रूल, है ना। x की वैल्यू D1 अपॉन डी, y की वैल्यू D2 अपॉन डी, और z की वैल्यू जो है वो है D3 अपॉन डी। इस प्रकार से अपन बिना अपने नॉर्मल तरीके यूज किए हुए डिटर्मिनेंट से थ्री इक्वेशन थ्री वेरिएबल सोल्व कर सकते हैं। एक बार लिखो, फिर अपन उसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं और फिर उसके बाद देखते हैं, है ना। सार्थक, तुम्हें भी देखना है ना, इसका इसका एक्चुअली यूज है ना, इक्वेशन सोल्व नहीं करवाना है। ये जो पूरा बताया ना मैंने, इसका मेन पर्पस जो है वो इक्वेशन सोल्व नहीं करवाना है, एक्चुअली कुछ दूसरी चीज जज करानी है आपको। ठीक है ना, मेन एप्लीकेशन वो है। ऑब्वियस बात है, तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल अगर आपको आएंगे तो आप अपने तरीके से ही करेंगे। ठीक है ना, जो आपको आते हैं। इसका पर्पस एक्चुअली दूसरा है, आपको भी वो जैसे जैसे क्लास आगे बढ़ेगी ना वैसे वैसे पता पड़ेगा। शुरू करें? चलिए लिखो, चलिए लिखो, जल्दी लिखो। अरे यार, रेगुलर वाले लोग नहीं आए क्लास में। ठीक है, मतलब कर लेंगे वो बाद में ना कवर। यार कल तुमने कहा तो था कि सर देख लो अपने हिसाब से, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है भाई, ओके, डन। तो एक एक बार एक सीधा क्वेश्चन करते हैं कि भाई ये क्या है, क्या मतलब कैसे क्वेश्चन सोल्व होगा, तो आपको भी आइडिया हो जाए। इक्वेशन लिखना शुरू करो। 2x प्लस 3y, ओके, इज इक्वल टू लेट्स से 5 की वन है। ठीक है, फिर -2x प्लस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 4। ठीक है, 6x प्लस 5y माइनस जेड इज इक्वल टू 1। और क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड है कि भाई एक्स वाई जेड निकालना है। ठीक है,
बट क्रेमर्स रूल से एक बार निकाल लो, एक बार यूज कर लो, ताकि आपको भी पता पड़ जाए कि यहाँ पे ऐसे यूज किया जाता है। ठीक है, चलो। हाँ भाई, अब आपका काम ये है कि सबसे पहले वो डी लिखना है ना, डी लिखना कि डी क्या है ना। तो जैसे इसका डी जो है वो आएगा, सारे जितने कोफिशिएंट है वो सारे आप लाइन से डाल दो। अच्छा, ऊपर जेड वाला कोफिशिएंट नहीं है, ठीक है ना, तो जेड वाला कोफिशिएंट जीरो मान देंगे ना अपन, ऐसे। ये आपका डी है। ओके, डी वन निकालेंगे। तो डी वन क्या होगा, मतलब आप समझ गए ना बात को, आप एक एक करके थोड़ा सोल्व करें। एक ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ मैं इसके ऊपर, है ना। उसके बाद इसमें जो मेन चीज है ना उसके ऊपर आ जाऊंगा, इसलिए टेक योर टाइम। एक ही क्वेश्चन करेंगे, डबल नहीं करेंगे, इसलिए आप खुद ही करें इसको, है ना। मैं आपको भले डी डी वन डी टू डी थ्री लिख के छोड़ देता हूँ, वैल्यू आप बताएं, देखें ना। ओके। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ तुमको, मैंने ऐसा थोड़ी बोला है कि आज के बाद हमेशा तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल सोल्व करने के लिए क्रेमर्स रूल ही यूज करना है। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं बोला मैंने। ठीक है, और मैं ऐसा बोल भी नहीं रहा हूँ आप यूज करें, मैं तो मना कर रहा हूँ ये बता मत करना। पर इसका जो मेन एप्लीकेशन है ना वो अलग है कुछ, है ना। ये क्वेश्चन सोल्व करना ना इसका मेन पर्पस नहीं है। तुम एक क्वेश्चन इसलिए करवा लो ताकि आइडिया हो जाए ऐसे होता है कुछ, बस, है ना। ओके। हाँ भाई, इस डी की वैल्यू बताओ, कैपिटल डी की वैल्यू जो अपना मेन डिटर्मिनेंट है वो बताओ एक बार। ये वन है भाई, ये डी वन है ये। हाँ, अरे एक बात बताओ। हाँ, ओके, आठ आ गया, सही है, ठीक है भाई। डी तो आठ आ गया, डी वन बताना शुरू करो अब। -41, देख लेते हैं। -1 -10, -11 -55। हाँ भाई, चेक करो।
-26 आ रहा है कि 41 आ रहा है कि क्या है? -26 आ रहा है पक्का? ठीक है, मतलब जैसा तुम आंसर बोल रहे हो वैसे लिख रहा हूँ मैं। इट इज सब्जेक्टेड टू चेंज, है ना? -1 और -10, -11 और 5, -55 तो ये हो गया, है ना? -3 इंटू -4 -2, सो -6, ठीक है। 0 इंटू हटाओ इसको, तो -55 प्लस 18। यार ये क्या कर रहे हो, मतलब तुम, मैं समझा नहीं। ऐसा कुछ, मतलब मैंने गलत किया है, तुम गलत कर रहे हो क्या भाई? अच्छा एक काम करो, चलो अब मेन चीज पे आते हैं, ठीक है ना? डिटर्मिनेंट होता रहेगा कैलकुलेट, अभी मैं क्लास की शुरुआत अच्छे से करना चाह रहा हूँ, ठीक है? ओके, अच्छा ये बात समझ गए क्या कि हाँ भाई जो ये x की वैल्यू होगी वो अपने d1/d होगी, और d1 आप जो भी बताओगे वो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, है ना? और 8 डिवाइड करके अपने पास x की वैल्यू आ जाएगी। मतलब वो प्रोसीजर तो समझ में आ गया आपको। एक बार आपने जब d1 d2 d3 लिख लिए तो समझ में आ गया कि हाँ वैल्यू निकालनी है और डिवाइड करना है d2/2 और d3/d, ठीक है ना? कुछ लोग जो है इसको d1 को dx भी बोलते हैं, ठीक है ना? इसको dy भी बोलते हैं, और इसको जो है वो dz भी बोलते हैं, ताकि श्योरिटी रहे कि हाँ ये x निकालने में काम आता है, ये y निकालने में काम आता है, ये z निकालने में काम आता है। बात समझ में आ गई? तो इस प्रकार से अपन मतलब कर सकते हैं इसको। दैट्स इट। अब आते हैं मेन चीज पर कि ये क्यों पढ़ रहे हैं, ठीक है? ओके, तो सबसे पहले एक है ना, एक्चुअली इसमें क्या है कि थोड़ा सा लैंग्वेज का रहता है ना, कंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है, इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या होता है। तो एक एक जो चार्ट में बना रहा हूँ ना, वो आप जो है एक बार बना दे, मैं एक बार देख लेता हूँ एग्जैक्टली वही चार्ट है क्या। ठीक है, देखो ऐसा है कि जो लीनियर इक्वेशन होती है, चाहे वो दो इक्वेशन दो वेरिएबल हो, या तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल हो, या चार इक्वेशन चार, जैसे भी है, तो हर लीनियर इक्वेशन को दो पार्ट में बांटा है बेस्ड ऑन देयर सॉल्यूशन। फर्स्ट वन इज कंसिस्टेंट एंड अदर वन इज इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन आ रहा है, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन आ रहा है, इनकंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन नहीं आ रहा है। तो पहला क्वेश्चन तो ऐसे ही बन जाता है कि भाई फाइंड वैल्यू ऑफ लेमडा, ताकि ये सिस्टम जो है कंसिस्टेंट रहे या इनकंसिस्टेंट रहे। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, कंसिस्टेंट का मतलब सॉल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट मतलब नहीं है। ओके, अब जब कंसिस्टेंट की बात की तो इसमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं, नो सॉल्यूशन हटाओ, इसमें तो क्या करूंगा ना। अब मैंने बोला सॉल्यूशन आ रहा है, तो सॉल्यूशन में दो पार्ट बना दिए, एक आ रहा है या इनफाइनाइट आ रहा है। कभी कभी इनफाइनाइट भी आते हैं, आपने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि वो नहीं होता a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, वैसा, ठीक है? अच्छा, तो इनफाइनाइट में जो है इनफाइनाइट वाला केस में ये जो चीज है ना वो आप रहने देना, मत लिखना, ठीक है ना? ये रहने देना, ये मत लिखना, सिर्फ इनफाइनाइट लिख के छोड़ देना। जब एक सॉल्यूशन आ रहा है उसको अपन मतलब यूनिक सॉल्यूशन, उसको दो पार्ट में बांट दिया, ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। दिस वर्डिंग इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? ये भी कंफ्यूज करता है बच्चों को कि ट्रिवियल क्या होता है। ट्रिवियल का मतलब ये होता है कि जितने वेरिएबल है, अभी अपन तीन की बात कर रहे थे, तो अगर एक्स वाई जेड तीनों की वैल्यू 0 0 0 सेटिस्फाई करे तो उसको बोला जाता है कि वो उस इक्वेशन का ट्रिवियल सॉल्यूशन है। ओके, और ये जो बात लिखी है कि कम से कम एक का आंसर नॉन जीरो आ जाए तो उसको नॉन ट्रिवियल, मतलब ये 1 0 0 आंसर आ गया, या 0 2 0 आंसर आ गया, है ना, या 0 0 3 आ गया, तो भी नॉन ट्रिवियल। इसका एक बस एक ही बात है, सारे जीरो होने चाहिए, उसके अलावा सारे केस नॉन ट्रिवियल है, ठीक है? तो ये तो है अपना बेसिस फंडा, ठीक है? अरे भाई ट्रिवियल का मतलब है कि सारे सॉल्यूशन जीरो होने चाहिए। आपके जैसे एक बताता हूँ इक्वेशन में, देखो x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 8, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, 2x प्लस 3y माइनस जेड इज इक्वल टू 5, है ना? अब एक काम करो, इन कांस्टेंट को अपन यहाँ से थोड़ी देर के लिए हटा देते हैं, ठीक है ना? ऐसा कुछ पूछ लिया।
तुमको दिख रहा है क्या कि इसमें x, y और z की जीरो वैल्यू तो सेटिस्फाई कर ही रही है? ये दिखा तुमको कि इसमें जीरो जीरो पुट कर दो, आ गया आंसर। तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन है ना, जिसमें तीनों वेरिएबल जीरो हो गए, दैट इज योर ट्रिवियल सॉल्यूशन। और उसके अलावा जो कुछ बच रहा है दैट इज नॉन ट्रिवियल। ठीक है, नॉन ट्रिवियल मतलब ऐसा कुछ वन आ जाए या 1 2 3 वाला सॉल्यूशन हो गया है ना, कुछ भी, वो नॉन ट्रिवियल होता है। बाकी ट्रिवियल है और बाकी ये सारा केस है। ठीक है भाई, ओके। तो इनफाइनाइट में दो केस मत बनाना, बाकी एवरीथिंग इज ओके। ठीक है। जब आप एक चार्ट लिख लो ये वाला पूरा, तो बता देना मेरे को। ठीक है। आपको कुछ आ रहा है ऐसा? 10th क्लास में याद आ रहा होगा, 10th क्लास में कुछ पढ़ते थे ना, वो लीनियर इक्वेशन, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, उसी में आता था कि नो सॉल्यूशन कब आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आएगा, यूनिक सॉल्यूशन कब आएगा। आप करते थे ना, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 फॉर इनफाइनाइट। ये सब वो ही चीज पढ़ रहे हैं अपन, वो की वो चीज पढ़ रहे हैं, पर एक जनरलाइज वे में। बेसिकली मोर फोकस इज ऑन थ्री इक्वेशन, थ्री वेरिएबल। क्या भाई, 31st पे क्या कर रहे थे तुम लोग हैं? पढ़ाई, स्लीप और खाना है? क्या बात है, बस। अच्छा। अच्छा, तो आप भी मतलब मेरी तरह ही हैं? आप भी मेरी तरह ही हैं मतलब? ठीक है, बढ़िया। घर पे रहो, टीवी देखो, खाना वाना खाओ, जो नॉर्मल रूटीन होता है वो फॉलो करो, सो जाओ, अगले दिन उठो। इट्स नॉर्मल डे, है ना? हम्म। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने भी है ना, मेरी क्लास थी 8:30 तक, तो मेरी क्लास थी, है ना, बस। ठीक है भाई, बढ़िया है, इस टाइम पर ऐसे ही होना चाहिए, है ना, इस टाइम पर ऐसे ही होना चाहिए, है ना, बाहर बाहर नहीं जाए अपन। ठीक है भाई, ओके, आगे बढ़े। ये पूरा लिख लिया। ओके भाई, लेट्स गो। हाँ भाई, तो ये चीज मैंने समझा दी है ना, क्रेमर रूल मैंने पहले बता दिया कि हाँ ये होता है, हटाओ इसको, सब बता दिया मैंने क्या क्या। अब बात करते हैं क्रेमर रूल के सबसे इंपॉर्टेंट चार्ट की। अब जो चार्ट बना रहा हूँ वो है सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक बार मैं जैसे जैसे चार्ट बनाते चलता हूँ, आप भी एक बार बनाते चलो, और लास्ट में जाकर जो है, जब आपका पूरा लिख लोगे ना, तब मैं उसको एक्सप्लेन करना शुरू करूंगा, और कोशिश करनी उसकी एक एक बात समझ में आए। 95% श्योर है कि मेंस में इसका क्वेश्चन आता ही आता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, मतलब आता ही आता है, एडवांस में भी आते रहते क्वेश्चन, है ना। ठीक है, ओके भाई। तो चार्ट जैसा हम बना रहा हूं, एक बार बनाना शुरू करो। ठीक है, तो लिखो कैपिटल डी सबसे पहले, उसके ऊपर दो केसेस। पहला केस, डी नॉट जीरो हो जाए, और फिर डी इक्वल टू जीरो हो जाए, या तो नॉन जीरो है या जीरो है। फिर इनमें दो दो केसेस कि
D1 D2 D3 ये 0 तीनों ही, ठीक है। और इधर एटलीस्ट वन ऑफ D1, D2, D3 is non-zero. Same case here. D1, D2, D3 is 0 and at least one of D1, D2, D3 is non-zero. दोनों के केसेस सेम है ना, बस ऊपर वाला पार्ट अलग है, एक में D0 एक में D0 नहीं है, ठीक है भाई। अरे भाई क्यों, क्या अभी तो शुरू नहीं किया मैंने, है कुछ बताना शुरू नहीं किया, रुको, है थोड़ा सा बता रहा हूँ सब, है ना, एक बार ये बना लो, ठीक है। फटाफट लिखना एक बार, फिर बस मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा और एक एक बात इसमें ऐड करता रहूंगा। मैं जब पढ़ाई नहीं करता था तो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या करता था। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में यार मतलब एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में यार हम तो बस पढ़ाई वढ़ाई नहीं होती थी ना, बस खेलने चले जाओ, है ना, खेलने चले जाओ बस। और ये वीडियो गेम वगैरह हम नहीं खेलते थे, हाँ हाँ, नहीं नहीं, खेलना मतलब मैं बता देता हूँ आपको, वेरी स्पेसिफिक। क्रिकेट खेलना है ना, वॉलीबॉल खेलना है, या क्या गेम खेलते थे हम, और मतलब 8वीं क्लास तक तो हम ऐसे ही वो क्या बोलते हैं, कबड्डी, आपने सुना होगा, कबड्डी खो खो ऐसे गेम खेलते थे, शायद आपने नाम नहीं सुने होंगे इनके, सुने हैं? अच्छा, आजकल भी चलते हैं ये ऐसे कबड्डी खो खो चलते हैं, अभी भी अभी प्रचलन है इनका। अच्छा, ठीक है। नहीं आजकल मतलब लोग वीडियो गेम वगैरह सब ज्यादा खेलते हैं इसलिए। पर क्रिकेट का बहुत तगड़ा क्रेज था, मतलब क्रिकेट। ठीक है भाई, तो शुरू करें। देखो ऐसा है कि ये जो चीज लिखी है ना, ये इधर, ये अपने क्रेमर्स रूल से आई हुई है ना। अब एक एक केस लिया मैंने कि भाई D1 D2 D3 जीरो हो भी सकते हैं, जीरो नहीं भी हो सकते, कुछ भी केस हो सकता है ना, मतलब वी डोंट नो, तो सारी पॉसिबिलिटी अपन ने ले ली। इस बात को समझना ताकि ये रटना ना पड़े, ठीक है, ओके। तो बातों को आप रिलेट करना, मैंने बोला है कि D0 नहीं आ रहा है, लेट से थोड़ी देर के लिए अपन ने जो डी निकाला वो जीरो नहीं आ रहा है, क्योंकि वो जीरो भी आ सकता है, नॉन जीरो भी आ सकता है, तो नॉन जीरो वाला केस पहले। तो आप यूँ सोचे कि ये वाली जो क्वांटिटी है, ये वाली जो क्वांटिटी है, और ये वाली जो क्वांटिटी है, दैट इज नॉन जीरो। क्लियर? अब मैंने बोला कि अगर D1 D2 D3 जीरो हो जाए तो क्या होगा। अब सोचो कि अगर D1 D2 D3 जीरो हो गया, तुम समझ पा रहे हो, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये तीनों ही जीरो हो गए। जीरो अपॉन नॉन जीरो, जीरो अपॉन नॉन जीरो, जीरो अपॉन नॉन जीरो, इट इज जीरो। समझ आ रही बात, इट इज जीरो, राइट। तो तुमको उससे क्या समझ आ रहा है, तुमको उससे ये समझ आ रहा है कि सर हमको दिख रहा है कि x y और z तीनों की वैल्यू कितनी आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। समझ में आ गई बात, है ना, जीरो आ जाएगी।
और इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये है ट्रिवियल सॉल्यूशन। समझे बात को, ट्रिवियल सॉल्यूशन है क्योंकि तीनों ही जीरो हो गए, उसको अपन ने एक अलग से नाम दिया था। पहला केस सबको क्लियर है क्या? मैं चाह रहा हूं कि आपको एक केस समझ में आए, रटने ना पड़े, ठीक है? और कोई डाउट हो तो अभी पूछ लेना, बाकी मैं अगले केस पे चलता हूँ। ओके, सेकंड, एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 इज नॉन जीरो। भाई डी तो जीरो है नहीं, ये तो नॉन जीरो है, और मैं बोल रहा हूँ कि ऊपर वाले पार्ट भी नॉन जीरो है, कम से कम एक तो नॉन जीरो है ही है। तो आपके आंसर कैसे आएंगे? मान लो ये नॉन जीरो है और ये भी नॉन जीरो है, दो नॉन जीरो नंबर का डिवीजन एक अच्छा खासा नंबर आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 5/3 7/8 जो भी आना आ जाएगा। तो उस केस में बोला जाएगा कि भाई कौन सा सॉल्यूशन आ रहा है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, जो अपना एक आइडियल केस होता है, जो मोस्ट ऑफ द टाइम अपना आंसर आता है ना कि x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3, ऐसा कुछ भी करके। सो वो उस सॉल्यूशन की बात हो रही है। ठीक है भाई, ओके, क्लियर है क्या यहां तक? ठीक है, अब दूसरी ब्रांच पे चलते हैं, ठीक है? हम्म, दूसरी ब्रांच पे चलते हैं। अरे सारे इन्फिनिटी कैसे हो जाएंगे भाई, पागल हो रहे हो तुम? सारे इन्फिनिटी कैसे हो जाएंगे? इसमें कहाँ होंगे अभी तो? अच्छा हाँ, उसमें, ओके। तीसरे केस में आते हैं। तीसरे केस में बोला है कि डी जीरो होना चाहिए, शुरुआत यहां से हो रही है, डी जीरो होना चाहिए। अरे रे रे रे, डी जीरो मतलब यार, इसको तो फिर मैं इसे डिवाइड कर ही नहीं सकता, क्योंकि अगर कोई पार्ट जीरो हो जाता है तो उसको अपन डिवाइड थोड़ी करते हैं, उसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो मैंने फिर ऐसे लिखा है इसको कि उसको तो मैं डिवाइड कर ही नहीं सकता, हटाओ उसको, तो उसको डिवाइड ही नहीं कर सकता मैं। तो यहां से जजमेंट लूंगा मैं। सोचो एक बार कि डी तो जीरो है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है एक्स इंटू वाई इंटू जेड इंटू, ये तो डी जीरो है, तो उसकी वजह से कितना आ गया, जीरो आ गया, पक्का पक्का जीरो है। फिर मैंने बोला कि यार मान लो D1 D2 D3 भी जीरो हो जाए, अच्छा अच्छा हाँ, ये वाला भी जीरो हो जाए, तो तुमको दिख रहा है जीरो इक्वल टू जीरो वाला केस, कि इधर भी जीरो उधर भी जीरो, खत्म बात। सही है ना? तो दोनों जीरो हो गए। इस केस में तुम x y और z कुछ भी पुट करो, फर्क ही नहीं पड़ता। इस केस में तुम x y z कुछ भी पुट करो, फर्क नहीं पड़ता, यू विल गेट 0/0 ऑलवेज। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 1 1 पुट करो, या 2 2 2 पुट करो, या 1 2 4 पुट करो, या 10 20 30 पुट करो, जीरो इक्वल टू जीरो आएगा। तो उसका मतलब है कि इनफाइनाइट वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड यू कैन पुट हियर। सो दिस इज द केस ऑफ इनफाइनाइट सॉल्यूशन। ठीक है भाई, ओके, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट केस। डी जीरो हो जाए एंड एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 इज नॉन जीरो। सोचो, ये वाला पार्ट तो जीरो है ही है, मतलब ये वाला पार्ट तो जीरो है पक्का, क्योंकि डी जीरो लिया है। अब बोल रहा है कि D1 D2 D3 जो है नॉन जीरो। यार तुम समझ रहे हो, इधर वाला पार्ट जीरो, इधर वाला पार्ट नॉन जीरो, ये तो हो ही नहीं पाएगा। ये तो ऐसा आएगा 0 = 8, 0 = 6 एंड ऐसा कुछ। तो इस केस में आंसर होगा अपना नो सॉल्यूशन। ठीक है, ये चार्ट याद कर लो, मेंस का ऑलमोस्ट अपन एक क्वेश्चन पक्का कर लेंगे इससे। ठीक है, हाँ जी, इसी एप्लीकेशन की बात कर रहे थे। अभी जब क्वेश्चन में करूंगा ना, तो मैं यही पूछूंगा, फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, अगर इसका यूनिक सॉल्यूशन आए तो फाइंड वैल्यू ऑफ दिस, अगर उसका नो सॉल्यूशन आए तो, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आए तो। सॉल्यूशन नहीं पूछूंगा क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो नहीं पूछूंगा मैं। ठीक है, या देखो स्ट्रेट लाइंस का ऐसा है, आपके जो भी दोस्त हैं, है ना, मैं वैसे अपडेट सेक्शन में भी डाल दूंगा, है ना, अगली क्लास से
मतलब वो 3 वाली जो क्लास है, जो मैं 4 को शिफ्ट कर रहा हूँ ना, अपनी बात हो गई थी, तो उस दिन स्ट्रेट लाइन चालू हो जाएगा। ध्यान रखना, ये डिटर्मिनेंट आज खत्म है, ठीक है, ये डिटर्मिनेंट आज खत्म है, तो अगली बार स्ट्रेट लाइन चालू कर देंगे अपन तो, ठीक है ना। जो बेसिक फंडे होते हैं स्ट्रेट लाइन के, वो ले लेंगे अपन, क्या ये होता है। बोल देना सबको, है ना, बात बात अगर किससे हो कहीं पर भी, तो स्ट्रेट लाइन चालू कर देंगे यार, मतलब 90% है कि स्ट्रेट लाइन चालू कर देंगे, क्योंकि डिटर्मिनेंट के बाद अब टाइम मतलब वेस्ट करने से मतलब नहीं है ना, शुरू करते हैं। और ऐसा कुछ टॉपिक, ऐसा कुछ सेट हो जाए बीच में, मैंने सोचा बहुत है ना, ऐसा कोई टॉपिक बीच में आ जाए 2 दिन के लिए। मतलब 90% तो अभी यही है ना, स्ट्रेट लाइन ही है, ठीक। ओके भाई, पूरा चार्ट क्लियर है, पक्की बात है, ये पूरा लिख लिया आपने। ओके, तो एक एक नोट करके लिखो एक बार। ठीक है, एक एक टर्म और आएगी बीच में, और बहुत आएगी ये टर्म, होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन, ठीक है ना, मतलब ये एक्चुअली थोड़ा स्पेशल केस है। तो मतलब ऐसा है कि वो जो कांस्टेंट होते हैं ना, मैं आपको एक एग्जांपल लिख के बता देता हूँ, ये वाले a1x b1y c1z इक्वल टू 0, a2x b2y c2z इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू 0, है ना। इस प्रकार की जो इक्वेशन जिसमें सारे कांस्टेंट 0 हो जाए, दैट इज नोन एज द होमोजेनियस लीनियर इक्वेशन। ओके, आप सब लोग मेरे को ये बताओ सबसे पहले, ये बाढ़ में जाए A1 A2 A3 क्या है क्या नहीं है, तुम सब लोगों को ये दिख रहा है क्या कि इसका जो ट्रिवियल सॉल्यूशन है वो हमेशा एग्जिस्ट करेगा, इसको एक्स वाई जेड इक्वल टू 0 तो हमेशा हमेशा सेटिस्फाई करेगा। अरे भाई, मैं जो पूछ रहा हूँ वो बताओ, कुछ भी बोले चारो डी 0 नहीं है, रुको तुम तो एक बार, सब अभी मैं आगे बात सही है, पर एक बार ये बताओ, इसका 0 0 0 इज ऑलवेज सॉल्यूशन, डजंट मैटर व्हाट वैल्यू ऑफ a1 b1 c1 यू आर टेकिंग, और a2 b2 c2 और a3 b3 c3, 0 0 पुट कर दो, हमेशा सही है। आंसर तो इसका आता है, सॉल्यूशन तो इसका हमेशा आता है। अब मैं ये पूछूंगा कि इसका जो है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कब आएगा। तो एक फंडा बहुत क्लियर कर देता हूं आपको मैं, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल का या तो एक सॉल्यूशन आता है या फिर इनफाइनाइट आता है। ये ऐसा नहीं होता है कि सेट ऑफ इक्वेशंस का सर एक सॉल्यूशन तो ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, 3 सॉल्यूशन आ रहे हैं, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। या तो एक आता है, एक के बाद सीधा गिनती इन्फिनिटी पे होती, फिर बहुत सारे आते हैं उसके, इसे 2 सॉल्यूशन कभी नहीं आते कि सर देखो एक तो 1 2 3 सेटिस्फाई कर रहे हैं इसको, और एक -1 -2 -3 सेटिस्फाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ओके, तो मैंने बोला अभी यहाँ पर कि ट्रिवियल तो देखो आ रहा है, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, हमेशा ही आ रहा है। अब मैं बोल रहा हूँ मेरे को नॉन ट्रिवियल भी चाहिए, नॉन ट्रिवियल समझ रहे हो तुम किस प्रकार के सॉल्यूशन बोल रहा हूँ मैं, कि 1 2 3 जैसे, है ना। तो यार सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं तो नॉन ट्रिवियल चाहिए, तो ट्रिवियल तो पहले से आ रहा है, तो मैं एक्स्ट्रा सॉल्यूशन की डिमांड कर रहा हूं आपसे, तो मैं आपको कौन से केस में लेके जा रहा हूं, मैं आपको टूवर्ड्स इंफिनिटी वाला सॉल्यूशन लेके जा रहा हूं, समझ रहे हो बात को। एक तो आ ही रहा है हमेशा, और मैं बोल रहा हूं मेरे को और चाहिए, और मैंने ये भी बता दिया कि एक से दो नहीं होता, एक सीधा इंफिनिटी होता है। तो बेसिकली वी आर मूविंग टूवर्ड्स इंफिनिटी वाला केस, और इंफिनिटी वाले केस में जो कंडीशन होती है वो क्या होती है, डी D1 D2 D3 सारे 0 होने चाहिए। बात समझ में आ गई। और इसमें एक बहुत शानदार बात यह है कि इफ आई टॉक अबाउट D1 D2 D3, तो क्या वो आपको 0 दिख रहे हैं? सोच लो डिटर्मिनेंट से आराम से कि D1 D2 D3 होंगे क्या। ये जो कांस्टेंट है विच इज 0 0 0, इसको आप x की जगह डालोगे तो वो पूरा ही 0 बन जाएगा, खत्म। फिर ये 0, फिर ये 0, तो D1 D2 D3 तो वैसे भी 0 ही है ना।
तो सिर्फ और सिर्फ द कंडीशन इज, मैं इनको सबको हटा देता हूँ, कंडीशन इज कि D1 D2 D3 वैसे जीरो, क्या चेक करना हो, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ D0 चेक करना। समझ गए बात को, ठीक है। तो होमोजीनियस इक्वेशन में इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आते हैं, एक्चुअली उससे भी ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर आते हैं, है ना, कि होमोजीनियस में अगर नॉन ट्रिवियल की डिमांड है तो ट्रिवियल तो हमेशा आता है, और नॉन ट्रिवियल की डिमांड है दैट मींस वी आर मूविंग टुवर्ड्स इंफिनिटी वाला केस, जिसकी कंडीशन अप्लाई करती है। हाँ भाई, अब क्वेश्चन पे आ जाए, और मैं लिमिटेड क्वेश्चन ही करूंगा, ठीक है ना, इसलिए आप जो है थोड़ा कैलकुलेशन पे ध्यान दें, मतलब डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है थोड़ा बताएं ऐसे, है ना, ठीक है, ओके। अरे भाई सूर्य, तुम मेरे को ये बताना एक बार, कोई सा भी ला के ऐसा कि जरा देखो ये लीनियर इक्वेशन में जो है दो सेट ऑफ सॉल्यूशन आ रहे हैं, है ना, नहीं होते, अरे लीनियर है ना, पावर ही वन है उसकी, तुम समझो ना, सारे वेरिएबल के ऊपर पावर वन है, तो डबल वैल्यू कैसे सेटिस्फाई करेगी, क्वाड्रेटिक जैसे थोड़ी है कि एक्स स्क्वायर जो है वो मतलब टू का भी वही होता है, माइनस टू का स्क्वायर भी वही होता है, फोर ही आता है उस जगह पर, नहीं है ना, यहाँ पे पावर वन है, यूनिक वैल्यू ही आएगा, मल्टीपल वैल्यू सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, वो करेगी तो फिर इन्फिनिटी वाला कैसे, उसको बहुत सारी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है, उसको हर वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है वैसे। अरे भाई क्वाड्रेटिक में तुम ये समझो दो रूट क्यों आते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ देयर पावर, है ना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना, अब जैसे जैसे हम पूछता चलो वैसे वैसे आप बताते रहना, है ना, ये हो गया, ये सब अब वो जो ये जो बातें लिखी ना इनको हटा देना, ये मत लिखना, क्योंकि ये जो मैंने चार्ट में समझाया है ना, ये वही चीजें हैं, ठीक है, ओके, हटा देना इनको, है ना। क्वेश्चन पढ़ो जल्दी से, एक बार क्वेश्चन पढ़ो और लिखो, और फिर अपने बार डिस्कस करते हैं। हाँ भाई लिख लिया, क्वेश्चन डन। अब देखो ऐसा है, हाँ भाई, इस नॉन जीरो सॉल्यूशन का क्या मतलब है, सबसे पहले ये बताओ। अब मैं क्वेश्चन अटेम्प्ट करना सिखाता हूँ। नॉन जीरो का मतलब क्या है, नॉन जीरो का वर्डिंग, नॉन ट्रिवियल मतलब नॉन जीरो, एक ही बात है ना, दोनों एक ही चीज है, ओके। आपको ये सेट ऑफ इक्वेशन जो है वो होमोजीनियस दिख रहा है, ठीक है, होमोजीनियस दिख गया क्योंकि सारा कांस्टेंट जीरो है। होमोजीनियस में नॉन ट्रिवियल की डिमांड है, होमोजीनियस में नॉन ट्रिवियल की डिमांड है, अपने अभी भी पढ़ा है, ये हटा दो सब, है ना, D0, याद आ गई बात, है ना, होमोजीनियस में नॉन ट्रिवियल, जो लास्ट में बताया अभी मैंने आपको, क्योंकि इसका ट्रिवियल तो वैसे ही आ रहा है ना, तो अब आप D0 कर दो सीधा, D0 का मतलब है आपको जो है ये सोल्व करना है, और यहां से लेम्डा की वैल्यू निकालनी है, वेरी गुड, एक तो लेम्डा की वैल्यू जीरो आ रही है, एक्चुअली एक ही आएगी, है ना, इसको अगर आप सोल्व करते हैं ना, तो ये जो है वो ऐसा बनेगा, आप आराम से, है ना, टेक योर टाइम, डोंट राइट एनीथिंग डायरेक्टली, है ना, डिटर्मिनेंट ही सोल्व करना है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर इसके आंसर गड़बड़ाएंगे, है ना।
हाँ भाई, ठीक है, हो गया काम ये तो, आगे बढ़े, चलो। अब मैं ना यहाँ पर एक दूसरा एग्जांपल दे रहा हूँ जिसमें आपको थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी कि 7x माइनस 7y प्लस 5z इज इक्वल टू 3, है ना। 3x प्लस वाई प्लस 5z इज इक्वल टू 7। 2x प्लस 3y प्लस 5z इज इक्वल टू 5, है ना। 7 माइनस 7 5, 3 1 5, 2 3 5 एंड 3 7 5। ओके, ये सेट ऑफ इक्वेशंस दे रखा है। ओके, आपको बताना है कि इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, या इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे। समझ गए बात को? ठीक है, मैं पहले ही आपके लिए बोल दे देता हूँ इसमें, ठीक है। डेली ऑप्शन इसमें बनेगा ही नहीं ना, अभी रहने देते हैं इसको, ठीक है। 3 पे कर लो आप। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत पड़ेगी, है ना, थोड़ा सा ही। एक बार सब लोग है ना डी निकाल लेना, ताकि उस क्रैमर्स रूल में आप घुस पाओ, उसका चार्ट जो है उसके अंदर आप मतलब कुछ मैनिपुलेट कर पाओ, है ना। डी निकाल लो एक बार सब। फिर एक बार ऐसे D1 निकाल लो, है ना। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे ना, थोड़ा सा, तो आपको कैलकुलेशन जो है वो आधी हो जाएगी आपकी। आपको लग रहा है अरे यार D1 D2 D3 सारे निकालने पड़ेंगे, किस्मत अच्छी हुई तो नहीं निकालने पड़ेंगे, है ना। ओके, एक बार आप ऐसे निकालते जाना, सब लिखना मत, डी डी निकाल लो एक बार, है ना, क्या आ रहा है। फिर ही अपन आगे बढ़ते हैं ना। आप चाहें तो मेरे को डी का आंसर बता सकते हैं यहाँ पर। शाबाश, D0 आ रहा है, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। और D1 बता दो ना, अब समय है D1 बताने का। D1 120 आ रहा है पक्का? देख लो बाकी लोग भी, सिर्फ एक बार आप D1 बता दो।
125 आ रहा है तुम्हारा, किसी का 120 आ रहा है। भाई एक बंदा और आंसर बता दो, सो दैट आई कैन डिसाइड। हाँ, क्या करते हो यार? डिटरमिनेंट कैसे कैसे सोल्व कर रहे हो? 120 आ रहा है ना? ओके, ठीक है, मैं 120 लिख देता हूँ। देखो, अब सुनो ध्यान से, ये 120 है, ठीक है ना? पर ये कंफर्म है कि वो आंसर जो है वो जीरो नहीं आ रहा है ना? अब इसके आगे करने की जरूरत नहीं है इसको, ठीक है? इसके आगे D2 D3 नहीं निकालना है, ठीक है? देखो कैसे, D0 आ गया। मैं एक बार आपको उस चार्ट पे लेके चलता हूँ, ठीक है ना? ये D0 आ गया। अपन कौन से केस में आ गए? तुरंत इधर आ गए अपन, ये आ गए। तो फिर उसमें भी क्या है, ये सारे तो जीरो हुए नहीं, क्योंकि ये तो D1 D2 D3 जीरो है, तो एक भी हुआ नहीं। फिर अपन इस केस में आ गए कि एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 इज नॉन जीरो। अपने जो है कम से कम एक डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है, क्योंकि अपना D1 ही 120 आ गया, तो D2 D3 निकालने की जरूरत नहीं है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा नो सॉल्यूशन। समझ रहे हो बात को? ठीक है, इट इज वेरी इजी। यू हैव टू मैनिपुलेट दिस टेबल कि कहां तक कैलकुलेशन करनी है। कभी कभी आसान भी होता है, ठीक है भाई? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नो सॉल्यूशन, ठीक है भाई? हम्म, ओके भाई, तो बस खत्म बात है ना? मैं सीधे ही लिख देता हूँ, आगे सोल्व नहीं करना है, क्योंकि वो बेवकूफ़ी है करना है ना। D2 D3 निकालना है, इस बेवकूफ़ी, नो सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है भाई। आगे बढ़ते हैं। थोड़ी सी कैलकुलेशन जारी रखो। 2000 सवाल ही है ना, ठीक है? करो। लैम्डा और अल्फा रियल है, तो आपको बताना है कि इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाए। इफ इट हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, ठीक है? ये आगे नहीं करना है, ठीक है ना? नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन बस, उसकी कंडीशन निकालनी, और मैं भी आपके साथ साथ ही सोल्व करूंगा इसको, ठीक है? देखो, सबसे पहले आप इक्वेशन लिखो एक बार, और फिर दो बातों के आंसर करो जैसे जैसे मैं पूछता जा रहा हूँ। इक्वेशन लिख ली। अब आप मेरे को बताओ एक बार, क्या ये इक्वेशन आपको होमोजेनियस दिख रही है? सबसे पहले यस। और इसका नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन चाहिए तो क्या करना चाहिए? होमोजेनियस इक्वेशन है और नॉन ट्रिवियल चाहिए, जो सबसे लास्ट में पढ़ाया। हाँ सर, D0 कर दो, उसको याद रखना, अलग से पढ़ाया वो नोट करके ना। होमोजीनियस है और नॉन ट्रिवियल चाहिए, D0 करो, खत्म करो बात, ठीक है? D0 लिखा, तो D0 आएगा लेमडा साइन अल्फा कोस अल्फा, 1 कोस अल्फा साइन अल्फा, -1 साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा। ये जीरो होना चाहिए, ठीक है? सीधा एक्सपांड करो, ठीक है ना, जल्दी से। तो लेमडा माइनस कोस स्क्वायर अल्फा माइनस साइन स्क्वायर अल्फा माइनस साइन अल्फा, फिर आएगा माइनस कोस और प्लस साइन, और सॉरी साइन, and the last one which is cos alpha into sin प्लस cos, ठीक है भाई? ओके, ये इधर से निपटाते हुए चल रहे हैं। कुछ गलती लिखी तो नहीं है, वही देख रहा हूँ मैं बस। सेकंड वाला देख लेता हूँ, माइनस साइन माइनस कोस प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पर, मतलब हाँ, ठीक है। तो
प्लस साइन कॉस और ठीक है, माइनस साइन स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर। ओके भाई डन, ठीक है ना। अच्छा सुनो, मैनिपुलेशन देखना कि भाई यहीं पर कर देता हूँ मैं एक ही बार में ना। ऐसा है जो जो दिख रहा है उसमें ना, कोस अल्फा साइन अल्फा दिख गया यहाँ पर, साइन अल्फा कोस अल्फा दिख गया। तो क्या ये दोनों मिलकर आपको वो फील दे रहे हैं क्या, टू साइन अल्फा कोस अल्फा की, राइट। तो यहाँ पे लिख दिया मैंने एक बार, टू टाइम्स साइन अल्फा एंड कोस अल्फा, हाँ विच इज साइन टू अल्फा, राइट वेरी गुड। जब आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया कोस स्क्वायर, और ये माइनस साइन इसके साथ, तो माइनस साइन स्क्वायर अरेंज करके लिख रहा हूँ, ठीक है। तो इनका काम तो इधर हो गया। अच्छा ये साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कितना हो गया, 1 हो गया, तो ये माइनस लेंगे, ठीक है यहाँ तक ओके। और ये जीरो था, ओके, इक्वल टू जीरो मैंने यहाँ लगा दिया। तो जो लेमडा की वैल्यू है, लेमडा को उधर ही भेज दिया इस साइड, टू साइन अल्फा कोस अल्फा कितना हो गया भाई, साइन ऑफ टू अल्फा, और कोस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर कितना हो गया, कोस टू थीटा। यहाँ तक बात समझ में आ गई कि दिस इज साइन टू थीटा प्लस कोस टू थीटा, ये मिलकर साइन टू थीटा बन गया और ये मिलकर कोस टू थीटा बन गया, ओके। अब मेरे को बताओ आप कि रेंज ऑफ लेमडा क्या होगी, लेमडा की रेंज क्या होगी, ये क्वेश्चन है ना, फाइंड ऑल लेमडा फॉर विच ये क्वेश्चन है, दिस इज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। हाँ भाई कुछ याद करो, कंपाउंड एंगल में बताया था आपको, इसकी रेंज बताओ, साइन अल्फा प्लस कोस अल्फा की, साइन टू अल्फा प्लस कोस टू अल्फा। हाँ शाबाश वेरी गुड। कि सर देखो ये 1 है, ये भी 1 है, तो वो आपने बताया था कि रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से लेकर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस साइन के साथ, तो ए और बी दोनों 1 है, सो माइनस रूट टू से लेकर ये है अपने लेमडा की रेंज। समझ में आ गई बात, ठीक है ओके। आगे बढ़े, अच्छा सवाल हो गया, ट्रिग्नोमेट्री मिला थी इसके अंदर, है ना। सो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। सो करो करो जल्दी लिखो, जल्दी लिखो यार, है ना। डन, ओके आगे बढ़ते ये इनकंसिस्टेंट नो सॉल्यूशन कर लिया अपन, ये वाला क्वेश्चन है ना, मैंने वो पोल में दे दिया था आपको, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे अपना पूरा क्रैमर्स रूल जो है वो कवर हो जाए, ठीक है ना। देखो एग्जांपल 3, सेट ऑफ इक्वेशंस है 2x प्लस पी वाई, ठीक है, प्लस 6z इक्वल टू 8, x प्लस 2y प्लस qz इज इक्वल टू 5, x प्लस वाई प्लस 3z इज इक्वल टू 4, ठीक है, 2p6 1 2 q 1 1 3 एंड 8 5 4, ठीक है। नाउ क्वेश्चन इज फाइंड p comma q for which the given system of equation has, वो मैंने लिख रहा हूँ, यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन एंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है। चलो ये तो पूरा क्वेश्चन लिख लो।
नहीं 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 नहीं, अरे भाई रुको, सुबह सुबह क्लास अच्छी लग रही है, बढ़िया बढ़िया है। तो देखो, अरे यूनिक मतलब अभी रुको ना भाई, यूनिक में वो एक ही आएगा, है ना, ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल एक ही आएगा ना यूनिक में। तो मतलब भाई यूनिक अगर मैंने बोला है तो या तो ट्रिवियल ही होगा या नॉन ट्रिवियल ही होगा। यूनिक चाहिए अपने को, उसमें क्लासीफाई नहीं कर रहा हूँ मैं, यूनिक चाहिए मेरे को बस, है ना। या तो ट्रिवियल, दोनों में से एक ही आएगा एट ए टाइम, है ना। और सुनो भाई, मेरा ये कहना है कि अपन जो है D1 D2 D3 निकाल लें। ओके, आई हेल्प यू इन दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सब लोग जो है D3 पे आए और मेरे को बताएं कि D3 कितना आ रहा है। समझ गए बात को। मैं हेल्प तभी कर पाऊंगा जब आप मेरे को मेरे आंसर बताएंगे। ठीक है भाई, सब लोग एक बार D3 निकालो यार। क्या आ रहा है D3 बताओ। D3, सीधा D3 पे आओ एक बार। और ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा ना आपको पूरा, तो आपको पूरा क्रैमर्स रूल का चार्ट क्लियर है। ये क्वेश्चन ही ऐसा है कि अपन सारे इसमें कवर कर लेंगे ना, सारे केसेस। अरे भाई नीरज है ना, एक्चुअली इक्वल टू जीरो में क्यों कर रहे हो? ऐसे बताओ ना, तुम्हारा आंसर P-2 आया था, तुमने उसको जीरो क्यों किया? तुमने P=2 क्यों बताया? P-2 D3 निकालने को बोला, ऐसा नहीं बोला कि उसको जीरो के बराबर करके P की वैल्यू बताओ क्या आ रही। मैंने सिर्फ बोला D3 निकाल दो, विच इज P-2, राइट। आप ये सब लोग चेक करो एक बार, D3 जो है P-2 आ रहा है क्या? अरे D3 का मतलब तुम समझ रहे हो ना, तुम भूल तो नहीं गए हैं? D3 का मतलब ये पूछ रहा हूँ मैं तुमसे, 854 211 P21, ये पूछ रहा हूँ कि दिस इज योर D3, बस ये निकालो। ठीक है। अरे सुबह वाली क्लास बढ़िया लगती है, मैं है ना, शौर्य मतलब सुबह वाली क्लास जो लोग शाम को पढ़ते हैं ना, उनको सुबह पढ़ाओ ना, उनको बहुत अच्छा लगता है। सुबह से यार माइंड फ्रेश होता है बढ़िया आराम से, कोई मतलब फालतू भी काम नहीं, सुबह 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 कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता, बढ़िया बिल्कुल। उठते ही क्लास ले लो, फ्री, मस्त, फिर आराम से दिन भर जो करना करो। क्या बोलते हो, अगला कोर्स सुबह ही प्लान कर लिया जाए पूरा, है? स्ट्रेट लाइन, सर्कल और ये बाइनोमियल वगैरह सुबह सुबह पढ़ा दें। स्कूलिंग के इश्यू होते हैं, हाँ मतलब वो भी है, स्कूल होता है। हाँ भाई चलो, D2 पे आओ, D2 निकालो एक बार। दो मैं निकालूंगा, दो तुम निकालोगे। D2 D3 तुम्हारा काम है, आसान तुमको दिए, टफ मैंने लिए। ठीक है, ओके, D2 निकालो। स्कूल अटेंडेंस गूगल मीट पे लेते हैं? अच्छा अच्छा, अटेंडेंस वगैरह भी होती होगी ना यार, मतलब भूल गया ना, ध्यान नहीं रहा है। अटेंडेंस भी होती है ना। हाँ, ये D2 की वैल्यू बताओ यार। क्योंकि यार वो कोचिंग में पढ़ाते हैं तो अटेंडेंस का फर्क नहीं पड़ता ना, वो याद ही नहीं रहता कि अटेंडेंस भी होती थी। हाँ, सबसे पहले आते ही टीचर जो है अटेंडेंस लेगा। D2 की वैल्यू बता दो जल्दी से। D2, और जो आ रहा है वो बेझिझक बताए यहाँ पे ना, डरे नहीं। P की टर्म में आ रहा है चलेगा, Q की टर्म में आ रहा है चलेगा, कांस्टेंट आ रहा है नॉन जीरो चलेगा, जीरो आ रहा है, अरे हर प्रकार का आंसर आ सकता है। तुम बताओ मेरे को क्या आ रहा है। जीरो बोलते जीरो आ गया ऐसा? D2 का मतलब समझ गए ना तुम, है ना, ये 854 यहाँ रखना था। D2 का मतलब जिनको अभी तक क्लियर नहीं है, 211, ये 854 यहाँ पर, और 6Q3, है ना। सही में जीरो आ रहा है, यस आई नो दैट, ये भी जीरो आएगा, चेक कर लो, है ना। और बाकी के बारे में आंसर जो है मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, P-2 Q-3, और एक आएगा 4Q-50 और P-2।
ठीक है, दो मैंने लिख दिया ना, जैसे आपने D2 D3 निकाला ना, वैसे आप D और D1 भी निकाल सकते हो। आपको पता है कैसे निकालना, क्रेमर्स रूल से, है ना। ओके भाई, डन। ये हो गए सारे आपके D, D1, D2, D3। और अब अगर क्रेमर रूल समझना है अच्छे से, आप एक काम करो, जो चार्ट आपने बनाया है ना उसको आपके सामने रखो एक बार, और मैं जो जो बोल रहा हूँ ना उससे रिलेट करो। ओके, सब लोग, है ना, वो जो चार्ट है क्रेमर्स रूल का अपने सामने रखो एक बार, एंड जस्ट सी कि मैं कैसे उसको मैनिपुलेट करूंगा, मतलब कैसे उसको मैं लिंक करूंगा यहाँ पर। ठीक है भाई, शुरू करें, है ना। सबके सामने जो है उनका वो चार्ट तैयार है। ठीक है, तो पहला केस है यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन है ना, ठीक है। चार्ट पे चलते हैं, मैं भी अपना चार्ट निकाल लेता हूँ। ये देखो, ऐसा है, इस डी नॉन जीरो में ये जो दोनों ही केस है ना, ये मिलाकर यूनिक सॉल्यूशन ही है। ठीक है, मतलब ये दोनों ही केस जो इसमें कन्वर्ज होते हैं कि ये यूनिक सॉल्यूशन है। नाउ दैट यूनिक सॉल्यूशन कैन बी ट्रिवियल, इट कैन बी नॉन ट्रिवियल एज वेल, वी आर नॉट गोइंग इनटू द डिटेल, राइट। यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है है ना। ठीक है, कंडीशन क्या होती है, डी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, डी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अपन क्वेश्चन पे गए, देखा कि भाई ये है, डी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। एक बात बताओ, डी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए तो क्या क्या मैं क्या लिखूं बताओ। ये तुम्हारा डी है, तुमको क्या लगता है, मैं बोल रहा हूँ डी जीरो नहीं होना चाहिए, तुमको क्या लगता है, पी क्यू, पी और क्यू पे क्या कमेंट करूं। थोड़ा सोच के बताओ, डी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए तो मैं क्या लिखूं ताकि वो नॉन जीरो आ जाए। यूनिक और ट्रिवियल अलग अलग नहीं है, तुम एक तो उससे ऊपर उठ जाओ हैं। वो यूनिक के दो ब्रांच है ना। अरे यार, तुम उसी पे अटके पड़े हो, कुछ अच्छी चीज समझा रहा हूँ मैं, हैं? और तुम उसी पे अटके पड़े हो। ये चार्ट पता है तुमको, हैं? ये चार्ट पता है तुमको, ये वाला फर्स्ट वाला यूनिक के दो पार्ट तुमको पता आ रहा है ना, ये ट्रिवियल और नॉन ट्रिवियल यूनिक के अंदर ही आते ही हैं। क्या अभी तक उसी पे अटके पड़े हो? हाँ भाई, मैं जो पूछ रहा हूँ आप उसका आंसर दें। ठीक है, कि डी की वैल्यू जीरो कब नहीं होगी, इसके लिए कंडीशन आई है कि डी की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए। ओके, दिस इज द कंडीशन दैट वी गॉट फ्रॉम दैट टेबल, राइट। सो आप पी और क्यू पे कमेंट करें, मतलब क्या लिखूं मैं, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। सार्थक, ये क्यू माइनस टी गलत आ रहा है ना, वो पी माइनस टू ही आएगा D3। यस, हाँ सर, ऐसे लिखो आप, शाबाश। पी की वैल्यू टू नहीं होनी चाहिए, क्यू की वैल्यू थ्री नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर ये टू और थ्री हो गए तो वो जीरो आ जाएगा। वेरी गुड, शाबाश, अच्छा, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, उसी चार्ट पे चलते हैं अपन, है ना, उसी चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या है। तो ये रहा अपना चार्ट, और नो सॉल्यूशन, पकड़ लो नो सॉल्यूशन कहाँ पर है, ये मेरे पीछे है ना इसमें। तो ये रहा नो सॉल्यूशन, क्या बोला उसमें, इस ब्रांच को पिक करना है, डी जीरो होना चाहिए, एंड एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 शुड बी नॉन जीरो, एटलीस्ट वन ऑफ D1 D2 D3 शुड बी नॉन जीरो, है ना। ठीक है, डी की वैल्यू तो जीरो होनी ही चाहिए और ये नॉन जीरो होना चाहिए। ठीक है भाई, ओके, आ जाते हैं यहाँ पे, एक बार कंडीशन को कॉपी कर देता हूँ। बोला है कि डी जीरो होना चाहिए और D1 D2 D3 में से एक तो कम से कम नॉन जीरो होना चाहिए, है ना। हाँ भाई, डी जीरो करना है, तुम बताओगे मेरे को कि डी जीरो कैसे होगा इसमें, मतलब क्या करूं ताकि डी जीरो हो जाए। आप बोलोगे ना तभी मैं आपको वो समझा पाऊंगा, वो बात है ना। बाकी मैं खुद लिख दूंगा तो आप वो समझ नहीं पाओगे कि हाँ ठीक है, मतलब वो फील नहीं आएगी। देखो, P इक्वल टू टू बताया, Q इक्वल टू थ्री बताया सर, उस पर डी जीरो हो जाएगा। सुनो, अगर P को टू पुट कर दिया, है ना, तो क्या Q को थ्री पुट करना जरूरी है क्या, एक बात बताओ। इफ आई से कि P की वैल्यू टू है, हो गया ना जीरो, और इफ आई से Q की वैल्यू थ्री है, हो गया ना जीरो, बात खत्म। तो
दोनों में से दोनों को टू मतलब जीरो होना जरूरी नहीं है ना, एटलीस्ट वन, राइट। मैंने क्या किया कि यूं सोचा कि यार एक से काम हो जाएगा, क्योंकि मेरे को, मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को आगे की चीजों का ध्यान रखना है। आई हैव टू मेक श्योर कि D1 D2 D3 नॉन जीरो आए, कम से कम एक। तो देखो, अगर मैं P को 2 ले लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, तुम सोच के देखो, एक बार मैंने P2 ले लिया, तो मेरे को सब ये दिख रहा है तुमको, D जीरो हो जाएगा P2 पर, D1 जीरो हो जाएगा, D2 पहले ही जीरो है, D3 भी जीरो हो जाएगा, सारे जीरो हो जाएंगे P इक्वल टू 2 के। तो सारे जीरो हो जाएंगे तो फिर तो इन्फिनिटी वाला केस आ जाएगा ना यार, समझ रहे हो बात को। तो अगर आपको डी को जीरो करना है तो आप जो है क्यू को 3 करें, ताकि ये जीरो हो जाए, और आपके जो है ये वाला आंसर इसमें लिखो, क्यू सॉरी पी नॉट इक्वल टू 2, P2 नहीं होना चाहिए यार, ठीक है। क्योंकि जैसे आपने नॉन इसको किया कि भाई 2 नहीं होना चाहिए, ये इसको देख लो बस कि अगर ये 2 नहीं होगा तो ये नॉन जीरो आएगा, और नॉन जीरो होते अपना काम हो जाएगा, क्योंकि इसमें से एक नॉन जीरो चाहिए, सारे नहीं चाहिए, एटलीस्ट वन। ठीक है भाई, ओके। रही बात इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाले केस की, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन वाला केस जो है वो ऐसा है। रवि इसमें क्या सार्थक, देखो ऐसा है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन समझ में आई तुमको? पहले एक बार मेरे को सार्थक ये क्लियर करो, यू गॉट द कंडीशन ऑफ नो सॉल्यूशन, राइट। तुमको डी जीरो करना है, मैंने बोला इसको जीरो करो, ठीक है। तो दो पॉसिबिलिटी में जीरो होता है ना, कि सर P2 कर दो या फिर Q3 कर दो, दोनों में से कोई एक हो ना तो भी काम हो रहा है। अब P इक्वल टू 2 पे एक दिक्कत है, तुम खुद एक बार मेरे को बताओ इस चीज का आंसर। लेट्स पुट P इक्वल टू 2, यस और नो में जवाब देना। अगर मैंने P2 कर दिया तो क्या तुमको D1 D2 D3 सारे जीरो दिख रहे हैं? सारे जीरो हो गए P2 पर। सारे जीरो कहाँ होते हैं? सारे जीरो तो अपना जो अगला पार्ट है ना उसमें होंगे, D1 D2 D3 इसमें होंगे वो तो, ठीक है ना, ओके। समझ गए बात को। तो P2 नहीं हो सकता है, तो मैंने बोला कि Q को 3 कर दो फिर तो, और P को 2 मत करो, ताकि ये भी नॉन जीरो आ जाए, है ना? ठीक है। तीसरा वाला केस, आई थिंक तीसरा वाला केस तो क्लियर हो ही गया कि सारे जीरो चाहिए, एक वैल्यू बताओ जिसपे सारे जीरो हो रहे हो, तो P की वैल्यू कितनी आएगी? 2। सारे जीरो हो गए। अच्छा Q के ऊपर क्या कमेंट करो, इसमें 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 Q के ऊपर क्या लिखूंगा? कोई फर्क पड़ता है क्या Q क्या है क्या नहीं है? शाबाश, नीरज है ना, वेरी गुड। सर Q बिलोंग्स टू R बोल दो आप, खत्म बात, R बोल दो, फर्क नहीं पड़ता। Q क्या है, फर्क थोड़ी पड़ता है। P2 हो गया ना, सारे जीरो हो गए, और क्या? ठीक है भाई, ओके। तो आई थिंक ये क्वेश्चन जो है वो आपका क्रेमर्स रूल पूरा क्लियर कर दिया है ना? ठीक है। अब अपन लास्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, है ना? एग्जाम्पल 4, क्वेश्चन ये है, इफ ax plus by plus cz is equal to 0, bx plus cy plus az is equal to 0, cx plus ay plus bz is equal to 0, ठीक है, has non trivial solution, then prove that a plus b plus c is equal to 0, or a equal to b equal to c। शाबाश, ये तो याद हो गया, बहुत ही अच्छी चीज है, आपने बहुत ही अच्छी चीज याद कर ली है ना, क्रेमर्स रूल से। इसे डी जीरो कर दो, उसका आप कर सकते। करो। होमोजीनियस दिख गया, नॉन ट्रिवियल चाहिए, स्पेशल केस है, डी जीरो कर दो।
तो डी जब इसका लिखने जाओगे तो वो आएगा ए बी सी, बी सी ए और सी ए बी। ये 0 होना चाहिए। ठीक है, कुछ कुछ याद आ रहा है आपको? हम्म। ये तुमको जो 3 डिटर्मिनेंट याद करने को दिए थे उसमें से एक है, तीसरा वाला। दिख रहा है, ए बी सी, बी सी ए, सी ए बी, सर्कुलेंट, मतलब साइक्लिक ऑर्डर चल रहा है। हाँ, इसका जो आंसर होता है वो होता है ए क्यू बी क्यू सी क्यू -3 ए बी सी। ठीक है, और ये इक्वल टू 0 आना चाहिए। सोल्व कर लिया तो बढ़िया बात है। सोल्व तो ऐसे ही होगा, सबको ऊपर जोड़ दो, ए प्लस बी प्लस सी बाहर, और फिर देखो। ठीक है भाई, पर मैंने ऐसे ही याद कर रखा टाइम बचाने के लिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये 0 है तो भाई ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू शुड बी इक्वल टू 3 ABC, राइट? उसके दो सिग्निफिकेंस, आइदर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। आई थिंक ये तो याद रहता है ना। ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यूब जो है 3ABC आ जाए तो ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी और ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है भाई, तो मेरे हिसाब से इतने क्वेश्चन काफी है क्रेमर्स रूल में, है ना? बहुत ज्यादा कर लिया, और क्रेमर्स रूल पर डिटरमिनेंट खत्म हो जाता है। तो मैं आपको अपडेट सेक्शन में जो है वो अपडेट बता दूंगा, है ना, कि क्या करना है ना। मतलब मोस्टली मैं सोच रहा हूँ कि अब लेट नहीं करते, स्ट्रेट लाइन वैसे भी टाइम लगता है, सो अपन वैसे ही कर देते शुरू, और क्या। ठीक है भाई, ओके। बाकी और कुछ ऐसा सेट हो गया ना, अगर मान लो कि अपने मतलब 2-3 लेक्चर का एक छोटा सा टॉपिक कोई मिल गया अगर मेरे को, ठीक है, तो मैं आपको वो बीच में डाल दूंगा, फिर स्ट्रेट लाइन कर दूंगा। ठीक है भाई। ये कैसे प्रूव करेंगे कि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी? अरे भाई देखो, इसमें जो है इसका फैक्टराइजेशन, रेफर एफ एम करेक्ट, ए प्लस बी प्लस सी है, और इधर कुछ आता नहीं है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर -AB BC AC। ये फॉर्मूला तुमको याद है? कहाँ गए, कौन था भाई? सॉरी, है ना, याद है तुमको? ए प्लस बी प्लस सी 0 दिख गया, तुम एक बार इसको 0 करके देखना, इस वाले पार्ट को। दो का प्रोडक्ट 0 होता है ना, दोनों में से एक 0 हो जाए तो चल जाता है। इसको 0 करके देखना, इससे आएगा ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, और नहीं हो ना तो 2 से मल्टीप्लाई कर देना, फिर दिख जाएगा। ओके, वैसे एफ में सब बता रखा है, डोंट वेरी। ठीक है भाई, तो विद दिस डिटर्मिनेंट इज ओवर, और अपन क्लास भी जो है वो खत्म करते हैं। ठीक है, अपन जो है वो अगले लेक्चर में देखते हैं ना। तो कल क्लास नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो? और परसों क्लास नहीं, परसों वाली क्लास में रीशेड्यूल कर दूंगा, 4 को होगी सेम टाइम, मतलब जो अपना 4:45 वाला टाइम होता है ना, उसी टाइम पे होगी। समझ गए बात को? ठीक है, सो टाटा बाय बाय, टेक केयर, वंस अगेन अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है ना? ओके भाई, ठीक है।
हाँ भाई ठीक है ना, पीडीएफ मिल गया, देख लेना सारे, है ना?